गुड मॉर्निंग। इन्फोसिस फंडामेंटल एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। इस वीडियो में हम देखते हैं इन्फोसिस का क्या फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, शेयर का क्या स्थिति है और कैसे ग्रोथ हो सकते हैं फ्यूचर में। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। यह वीडियो का मेन पर्पस आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करना है और इसका मेन पर्पस एजुकेशन पर्पस ही है। इसमें कोई भी एनालिसिस या ओपिनियन या फोरकास्ट जो भी दिए गए हैं ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है और इसका इन्फॉर्मेशन देने का ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अब चलते हैं स्टॉक पे। शेयर का डिटेल्स। इन्फोसिस लिमिटेड सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज में काम करती है। इसकी इंडस्ट्री आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग बेस से बिलोंग करती है और इन्फोसिस का भी अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो 1553 रुपीज़ के राउंड है और अगर इसका मनी कंट्रोल पे अगर इसका स्कोर देखें तो 73 आउट ऑफ 100 है। ऑल टाइम लो 12 ऑल टाइम लो अगर इसका देखते हैं तो ऑल टाइम नहीं 52 वीक लो अगर रेंज इसका देखते हैं तो 1262 रुपीज़ से 2000 तक है। और इसके स्ट्रेंथ देखें 10 स्ट्रेंथ है जिसमें कि प्रमोटर इंक्रीज होल्डिंग, ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी हैज़ नो डेट, quarterly EPS improving for last 3 quarter, annual EPS improving from last 2 years, book value improving for last 2 years, company with the zero promoter plays increasing profit every quarter for past 3 quarter, promoters holding rising quarter to quarter and company able to generate cash flow from operations improving CFO for last 2 years। वीकनेस की बात करें तो FIA और FPI डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग from last quarter, decline in the quarterly net profit year to year, decline in the quarterly net profit with the falling margin year to year, and company that announced result with declining operation profit margin and year to year profit growth। अगर इसकी बुक वैल्यू को बात करें तो 8.63 है और इसका सेक्टर पी जो है वो एवरेज 29.76 है। हालांकि इस शेयर का जो पी है वो 24.16 है जिसे आप एवरेज पी कंसिडर कर सकते हो एज पर मनी कंट्रोल। एंड जो पीबी रेशियो है इसका 8.63 है जो भी आप इसको एवरेज ही कंसिडर कर सकते हो। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो इसका 180 रुपीज़ पर शेयर है और ये चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अराउंड 2000 का ये हाई ऑल टाइम हाई बना रखा है और अभी जो इसकी प्राइसिंग है वो 1500 समथिंग है और इसकी जो लोअर 52 वीक है जो कि हमने अब ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट्स अराउंड 1262 रुपीज़। नाउ फोरकास्ट देखते हैं। फोरकास्ट अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर बुल रन आती है आईटी सेक्टर में तो इसका हाई 1945 रुपये आई मीन 1945 रुपीज़ पे आ सकता है। जो मीडियन जो इसकी प्राइस हो सकती है वो 1640 रुपीज़ है एंड लो प्राइस 1350 तक जा सकता है। एनालिस्ट की बात करें तो इसके 47% एनालिस्ट ने बाई का रिकमेंडेशन किया है, 21% ने आउट परफॉर्म और 28% ने होल्ड और 2% ने अंडर परफॉर्म और सेल करने के लिए 22% ने सजेस्ट किया सेल करने का। अब कंपनी का अगर डिलीवरी हम देखते हैं तो प्राइस एंड वॉल्यूम अगर हम इसका देख रहे हैं तो 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं आज भी 1 करोड़ हुए हैं जिसमें 70% डिलीवरी है और कल भी 1 करोड़ के राउंड वॉल्यूम थे जिसमें कि 95 लाख शेयर जो हैं वो डिलीवरी लिए गए हैं और उसकी भी जो परसेंटेज अगर आप देखें तो 70% है। एंड 1 वीक का जो एवरेज है वो 59% अराउंड 59.89 आप 60% कंसिडर कर सकते हो और टॉप 77 लाख शेयर। लास्ट 2 दिन में इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रही है और अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। ये दिखाता है कि शायद अब बायर इसमें लौट रहे हैं आईटी सेक्टर में और मे भी ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके साथ न्यूज़ ये आ रही है कि इन्फोसिस CEO सेल पारिक सैलरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 राइज बाई 22% टू 80.6 करोड़ पर एनम। CEO की सैलरी बढ़ रही है, एम्प्लॉय की सैलरी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 50% बाई में है और 50% सेल।
ब्रोकरेज रिसर्च की बात करें तो ईमिया ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1650 रुपये का टारगेट दिया है, आईसीसी सिक्योरिटी ने 1470 रुपये का टारगेट दिया है और प्रभुदास लीलाधर ने इसे 1630 रुपये का टारगेट दिया है। अगर शेर खां की बात करें तो 1630 रुपये का टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल का भी 1600 रुपये का टारगेट है और किया चौकसी 2154 रुपये का टारगेट है। आई थिंक ये अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, ये टाइम लग जाएगा अराउंड मोर देन 1 ईयर। अब आते हैं कंपनी की रेवेन्यू। अगर आप रेवेन्यू देख रहे हो तो 2021 से इसकी रेवेन्यू बढ़ रही है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हाँ, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट सेम है, बट घटी नहीं है, ग्रोथ इसमें भी है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 63.39 थी, आज अभी 64.5 है इन करंट 2025। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो वो डिक्लाइन हुआ है 2025 में। डेब्ट इक्विटी 0 बिकॉज इट्स ए डेब्ट फ्री कंपनी। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें इसमें, तो प्रमोटर के पास 13.14 शेयर थे मार्च 2024 में। अगर आज हम चेक कर रहे हैं तो मार्च 2025 में जो प्रमोटर की होल्डिंग है 13.05, ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर एफआईए की बात करें तो एफआईए ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है फ्रॉम, अगर 2024 के कंपेयर में अगर हम देखें तो 30.47 से आज 29.4 के आसपास आ चुका है। इसमें भी स्लाइटली डाउन है, शेयर होल्डिंग रिड्यूस किया है। अगर डीआई की बात करें तो डीआई भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, लेकिन अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी कम किया है। तो आखिर शेयर लिया किसने है? तो अगर आप अदर्स में देख रहे हो तो इसमें जो भी वहाँ से डाउन हुए, जो पॉइंट समथिंग परसेंटेज की जो भी डिफरेंस है, सारे अदर्स में मूव हो गए। इसमें भी अदर्स भी मोस्टली इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, बट इसमें पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा डाउन हो रही है। पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम हुई है। अगर आप देख रहे हो तो मार्च 2024 में ये 11.37 था, जो आज डाउन होकर डिक्रीज होकर मार्च 2025 में 10.42% हो गया। और एंड एवरी क्वार्टर ये रिड्यूस हो रहा है पब्लिक होल्डिंग, दैट्स ए वेरी पॉजिटिव साइन। हाँ, डीआई की होल्डिंग घट रही है। अगर वैसे मार्च 2024 से देखें तो इस डीआई की होल्डिंग भी बढ़ी है 32.1 से लेकर आज ये 34.46 पे आ गया है। और अगर एफआईए की बात करें तो एफआईए की होल्डिंग घटी है, और सबको पता है कि अभी इंडियन मार्केट से एफआईए अभी सेलिंग की है, लास्ट सितंबर से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। सो आईटी सेक्टर में भी प्रॉफिट बुक हुआ है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी डिसेंट है, नो डाउट। और अगर हम इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो। हालांकि टीसीएस से काफ़ी बड़ी कंपनी है, अगर उसका हम पीबी रेशियो देखें तो ये 14.05 है। और अगर इन्फोसिस की बात करें तो 8.63 है। हाल एचसीएल की बात करें तो 7.14 है। विप्रो की बात करें तो 2.07 है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 27%, 51%, 15% एंड टेक महिंद्रा 15.53% है। 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 10%, 10.44% फॉर इन्फोसिस का है। वहीं टीसीएस का देखो तो -6% है। और अगर एचसीएल की टेक की बात करें तो 23.22% है। और विप्रो की बात करें तो 13.04% है। टेक महिंद्रा 26.10 है। सो 1 ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी सही नहीं है, बट हाँ आईटी अभी डाउन है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ग्लोबल इशू भी हैं चल रहे हैं, उसके कारण भी 1 ईयर की परफॉर्मेंस और लास्ट सितंबर से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है एफआईआई के साइड से। सो मे बी दैट्स ए रीज़न बिहाइंड इट। तो ये था शेयर ओवरऑल। और अभी की अगर हम बात करें तो शेयर अपने 1416 से थोड़ा जंप हुआ है एंड नाउ इट्स 1553। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 1600 से ऊपर अगर जाता है तो शायद में भी ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ में ऊपर जाने वाला है। और वो तभी होगा जब आईटी शेयर में फिर वापस इनफ्लो आएगा फ्रॉम द एफआईआई और डीआईए जो भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मे बी आईटी थोड़ा, अगर ग्लोबल जो भी अभी इशू चल रहे हैं अगर ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं, अभी तो रसिया यूक्रेन का और भी ज़्यादा हीट इंक्रीज हो गए हैं वहाँ। रसिया के जो एयरक्राफ्ट पे यूक्रेन के थ्रू जो अटैक हुआ है, अब देखते हैं उसकी क्या
सम एक्शन होता है रसिया की साइड से, और अगर सब कुछ शांत रहा और अगर ग्लोबल जो भी इशू हैं अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी सर्विसेज के जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो मैक्सिमम जो इनके इनकम होते हैं वो यूरोपियन कंट्री और यूएस से वो ही होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम जो इनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। और उसमें अगर यूएस की बात करें तो यूएस में भी टैरिफ के कारण काफ़ी अनसर्टेनिटी है। एंड इवन इनके जो भी क्लाइंट हैं ये काफ़ी अभी वो भी अभी श्योर नहीं है कि आने वाला मतलब ग्रोथ क्या होगा, टैरिफ का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, या फिर जो करंट गवर्नमेंट है इनके इस पे भी अभी क्लाइंट और जो भी कंपनियां हैं उस पर मतलब कुछ भी गाइडेंस उनकी कुछ सही नहीं आ रहे। हम सही नहीं आ रहे क्या है वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि आखिर व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। बट डेफिनेटली इफ़ एवरीथिंग विल गेट सॉर्ट आउट, डेफिनेटली वी विल गेट सम इनफ्लो इन द आईटी सेक्टर। और जैसे ही कि अगर आईटी सेक्टर में इनफ्लो आता है तो डेफिनेटली बुल रन भी स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके कंट्रीब्यूशन अगर हम निफ्टी 50 में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज से आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज आई मीन बैंकों से आते हैं। बैंक अगर हो गए जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, दो मेजर बैंक हैं जिसके कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे आईटी सेक्टर ही है। एंड डेफिनेटली आईटी सेक्टर लास्ट कुछ सालों में 2020 का जो डाउन हुआ था उसके बाद से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया आफ्टर कोविड, क्योंकि उसके बाद डिजिटलाइजेशन और सभी लोग जो भी कंपनियां थी वर्क फ्रॉम होम दे रही थी उसके कारण भी इनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है, क्योंकि इनके जो कॉस्ट होते हैं, जो एम्प्लॉय जो इनके ऑफिस से काम करते हैं उनके जो कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कॉस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुए थे, और उनके कारण इनकी प्रॉफिट भी बढ़ी थी। और अब वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो रहा है, हालांकि अभी वर्क उसके अलावा भी रीजन है, अभी जो भी इनके क्लाइंट हैं वो भी अपने एप्लीकेशन और आईटी सर्विसेज पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रहे, और ये एक मेजर रीज़न है कि आईटी सेक्टर अभी डाउन है। अभी इनकी गाइडेंस भी अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही एवरेज है, और कोई ज़्यादा बड़ी गाइडेंस कोई भी कंपनियों से नहीं आ रही है। सेम वाई अगर देखें तो यूएस मार्केट में भी ऐसे इंचर कॉग्निजेंट का भी सेम टाइप का रिजल्ट आ रहा है। अभी देखते हैं अगर इनफ्लो अगर आने लग गया निफ्टी आईटी में तो डेफिनेटली टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, विप्रो हो, ये सारे ऊपर जाएंगे ही जाएंगे लंबे टाइम में। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ इशू हो सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दीज आर द वेरी गुड कंपनी। एंड जो अभी जो एआई के कारण जो भी इशू आ रहे हैं अभी कि एआई के कारण इन कंपनियों की प्रॉब्लम होगी, मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट एआई इन कंपनियों के प्रॉफिट पे डालेगा। जो भी इम्पैक्ट होगा वो मैक्सिमम एम्प्लॉई पे होगा, क्योंकि इनके मैक्सिमम जो एम्प्लॉई हैं वो डेवलपर होते हैं या फिर सो सपोर्ट टीम के मेंबर होते हैं, और जैसे इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं, जैसे कोई डेटाबेस संभालने वाले जो टीम है वो होते हैं। बट हाँ, क्लाउड और एआई ने इन सब पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। जैसे क्लाउड में इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग होती है वो काफ़ी कम हो गई है। मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं वो अब क्लाउड बेस्ड हुए हैं, और इसके बाद जो एआई जो है वो एआई डेफिनेटली डे टू डे काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। और डेफिनेटली ये आज के टाइम में अगर आप देखें तो जो भी डेवलपर पहले कोडिंग किया करते थे उनकी कोड को अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट के साथ अगर आप एआई पे डाल रहे हो, चैट जीपीटी पे डाल रहे हो, तो दे आर कैपेबल टू राइट डाउन द कोड इन एनी लैंग्वेज, इट्स वेदर इट्स जावा पाइथन। अगर आप सॉफ्टवेयर के सेक्टर्स होंगे तो आपको पता होगा कि जावा पाइथन क्या होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद एआई इन सब सेक्टरों को ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप बात करें अभी इंडियन आईटी कंपनियों की, जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सारे अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं और काफ़ी कंपनियों को भी एक्वायर किया है। जैसे अगर विप्रो को अगर एग्जांपल लें तो विप्रो ने कैपको के लास्ट 2 ईयर्स बैक उसने एक्वायर किया था, और वो भी एक उनका मेजर स्ट्रेटजी ही है जिसमें कि अपने बिजनेस को एआई में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाह रहे हैं। कंपनियों के साइड से मुझे नहीं लगता कि एआई कभी इनको ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इनके पास एक एआई मॉडल प्रिपेयर होगा जो इनके जो भी डिलीवरी होगा उनको फास्ट भी करेगा, और ये कम टाइम में काफ़ी अच्छी डिलीवरी कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस भी होता है जो प्रीवियस इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है वो सारे प्रोजेक्ट इनको डेफिनेटली इसकी हेल्प मिलेगी। और एआई जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं तो एआई भी इनके काम को और ज़्यादा फास्ट करेगा। हाँ, डेफिनेटली एम्प्लॉई के साइड से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मे बी जो एम्प्लॉय के साइड से भी क्रिएट नहीं होने वाला है कि अगर एम्प्लॉय अपने आप को ये स्किल्स कर रहे हैं एआई में, क्लाउड में, देन डेफिनेटली दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। एंड ऑल्सो अगर देखें, अगर हाँ, जो इनके जो कोडर होते हैं जो सबसे ज़्यादा इनको अगर
जो इनकी स्पेंडिंग होती है वो मैक्सिमम इनके सैलरी में जाते हैं, जो इनके एम्प्लॉई होते हैं। और ये सारे डेवलपर जो हैं अब डेफिनेटली पहले जो इनको लाइन बाय लाइन जो कोड लिखने होते थे, अब जो एआई है वो एआई इनके कोड को कुछ मिनटों में ही लिख सकता है, जो डेवलपर इनके 1 दिन या 2 दिन या 1 वीक का टाइम लेते थे। सो डेफिनेटली अब जहाँ पे 10 डेवलपर मिलकर एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा होता था, अब एआई में भी वो विद द हेल्प ऑफ एआई सिर्फ एक डेवलपर ही 10 डेवलपर का काम करेगा। सो डेफिनेटली इन द फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके हेड काउंट्स कम होंगी, और अगर हेड काउंट्स कम होते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी की ग्रोथ भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि इनके एआई की वजह से इनकी डिलीवरी भी फास्ट होगी। ये काफ़ी ज़्यादा डील भी गेन वॉन कर पाएंगे। सो मे बी इट कुड बी हैपन और मे बी नॉट, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ये डेफिनेटली इन कंपनियों को हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल जो इनिशियल जो स्टेज है एआई का, ये लोग अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पे ध्यान दे रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो जितनी भी कंपनियां हैं अपनी एआई में, क्लाउड में, इन सब जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें अपने इम्प्रूव कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सिस्टम को। सो डेफिनेटली इसकी हेल्प इनको मिलेगी जब भी और मीनवाइल इसके बाद जैसे इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रिपेयर हो जाएगी, और अगर फ्यूचर में अगर इनके क्लाइंट्स अगर आईटी सर्विसेज और अपने एप्लीकेशंस पे स्पेंडिंग करने को तैयार होंगे, जब सारे जो भी ग्लोबल इशूज़ हैं सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, डेफिनेटली एक ने सुनर और लेटर वो होना ही होना है, क्योंकि दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम, ऑल द टैरिफ एंड एवरीथिंग। एंड समहाउ अगर हम बात करें ट्रम्प का, तो ट्रम्प भी अभी जो भी एक्शन है ट्रम्प के खिलाफ, वहाँ की खुद उनके वोटर्स ही अब आने लग गए हैं। उन लोग को ही पता चल रहा है कि हाँ यूएस की जो इकोनॉमी है इनको ये डुबा के रहेगा, जो कि ट्रम्प का यू टर्न कुछ भी बोल देना और उसका यू टर्न ले लेना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर जो भी लोग पहले यूएस की जो मार्केट थे उस पर ट्रस्ट करते थे, अभी कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है और काफ़ी अनसर्टेन है मार्केट। बट हाँ, सूनर और लेटर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नेक्स्ट कुछ इलेक्शन आते हैं, और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें तो वो भी इस चीज़ को कुछ टाइम में समझ जाएंगे कि पब्लिक इज़ गोइंग अगेंस्ट देम, एंड डेफिनेटली दे विल टेक सम लाइक गुड एक्शन दैट एक्सपेक्टेड हो। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट विल हैपन। हाँ, अगर बुल रन आती है तो डेफिनेटली ये 2000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। समहाउ नीचे जाने की संभावनाएं भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर काफ़ी डाउन हो गया है, और अगर ऐसा रिसेशन वगैरह यूएस में नहीं आता है सो डेफिनेटली ये डाउन नहीं जाएगा। हाँ, इन केस ऑफ रिसेशन डेफिनेटली इट विल हैपन, क्योंकि अगर जिनके जो मेजर रेवेन्यू होते हैं, मेजर रेवेन्यू जो आते हैं वो यूरोप और यूएस से ही आते हैं, जिसका सबसे बड़ा पोर्शन इनका यूएस से आता है। बट अगर यूएस रिसेशन में जाएगा सो डेफिनेटली दे विल बी इन टू ट्रबल। सो दैट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो, बट इन द अगर अगर अच्छे टाइम की बात करें तो डेफिनेटली बुल रन आएगा इफ़ एवरीथिंग विल गेट सॉर्ट आउट। सो ये मेरा एनालिसिस है। एक कभी भी आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करा कि इस वीडियो को देखकर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी भी फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट से ज़रूर बात करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें। मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट इससे मेरा ये व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।